आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे सिलेबस से संबंधित ये टॉपिक है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस टॉपिक को अंत तक वॉच कीजिएगा। और ये बायोलॉजी से है और इसे हम लोग को भी जनरल जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है उन्हें भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये इसमें ज्ञानवर्धक बातें हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मलेरिया। क्या होगा? मलेरिया। आज का हमारा टॉपिक होगा मालारिया। मलेरिया नहीं पर माला प्लस रिया, मलेरिया। दो लड़की का नाम है माला और रिया, तो मलेरिया। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे मलेरिया। अब मलेरिया के बारे में सभी लोग मलेरिया का नाम सुने होंगे और इस बीमारी से अवगत होंगे। मलेरिया एक प्रकार का फीवर है, बुखार है। तो सबसे पहली बात होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है। मलेरिया यहाँ पे लिखा है मलेरिया, एम से मलेरिया। तो मलेरिया बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, ये पूछना है। तो जनरली किसी भी डिजीज, किसी भी रोग के बारे में बच्चे या कोई स्टूडेंट्स पूछा जाए तो बताते हैं बैक्टीरिया या वायरस से। अब मलेरिया पूछेंगे तो किसी एक का नाम बता दीजिए, बैक्टीरिया हो कि वायरस से होता है। लेकिन न यह बैक्टीरिया से होता है और न ही यह वायरस से होता है। न बैक्टीरिया से होता है, न ही वायरस से होता है। यह होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ तो जुआ ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। तो मतलब ना बैक्टीरिया से होता और ना ही वायरस से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से मलेरिया नाम का रोग होता है। याद रखिए, ना बैक्टीरिया से ना वायरस से मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ से। किस नाम के प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से। अब ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम ओवले, OVELE। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये मलेरिया उत्पन्न करते हैं। पहला प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये वाइवेक्स जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भव काल 10 दिन का होता है। इसका उद्भव काल कितने दिन का होता है? 10 दिन का। उद्भव काल का मतलब कि आपके अंदर ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स घुसा तो 10 दिन के बाद से ही लगभग इसका लक्षण दिखाई देने लगेगा, बुखार होने लगेगा कपकपी के साथ। दूसरा है 27 से 37 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात उद्भव काल होता है। इसका प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 27 से 37 दिन। उसके बाद होता है फैल्सीपेरम। क्या है? फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम का उद्भव काल भी 10 दिन का होता है। 10 दिन में इसका लक्षण दिखाई देने लगता है। आपके अंदर ये फैल्सीपेरम इन किया तो 10 दिन के बाद लक्षण दिखाई देता है। ओले जो है 14 दिन के बाद। इसको IP बोल सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट में, अर्थात उद्भव का। तो ये 4 प्रकार के मलेरिया के प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होते हैं और इसका अलग अलग उद्भव काल मतलब इसका लक्षण कब प्रकट होगा आपके बॉडी में इंटर करने के बाद। तो ये 4 प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर हम लोग तो सुने हैं कि मलेरिया जो होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा नहीं होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है यह केवल वाहक का काम करता है, इन सभी को ढोने का काम करता है। जैसे कि मादा एनोफिलीज अगर मच्छर की बात करें
तो ये मान लीजिए कि मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर, और ये क्या है, मनुष्य है, ये मनुष्य है। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर जाके मनुष्य को काटेगा तो केवल मच्छर ढोने का काम कर रहा है प्रोटोप्लाज्मोडियम को, चाहे किसी को ले जाके इसमें केवल डाल देता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर रोग का वाहक होता है। रोग कारक का क्या होता है, वाहक। मादा एनोफिलीज, एनोफिल जो मच्छर होता है, ये मच्छर, ये मलेरिया के जो प्रोटोजुआ होते हैं उसके क्या होते हैं, ये वाहक होते हैं, वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर, यानी एक जगह से दूसरे जगह। ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, इसके लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि में बहुत सारी संख्या में प्लाज्मोडियम जो है, ये मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में रहता है। और ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है जाके किसी को काटेगा, बाइट करेगा, तो मादा एनोफिलीज जो प्लाज्मोडियम को क्या करेगा, शरीर में इंजेक्ट कर देगा। जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर आया, किसी को काट दिया, और उस मादा एनोफिलीज के मच्छर के लार ग्रंथि में ये प्लाज्मोडियम, इसमें से कोई, चारों में से कोई मौजूद है, तो उसमें आराम से इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसका उद्भव काल पूरा हुआ तो मलेरिया होता है। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए कि मादा एनोफिलीज मच्छर केवल वाहक का काम करता है, वेक्टर का काम करता है, लेकिन रोग कारक जो है, रोग उत्पन्न किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा। यानी प्लाज्मोडियम का एक प्रकार का प्रोटोजुआ। ये प्लाज्मोडियम जो है ना बैक्टीरिया है और ना ही वायरस है। बात समझ रहे हैं, तो ये है। हाँ, अब ये तो बात समझिए कि मलेरिया जो है एक प्रकार का फीवर है, बुखार है। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है जो प्रोटोजुआ, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजुआ से होता है। इसके 4 अलग अलग प्रकार होते हैं प्लाज्मोडियम के, विवेक्स, मलेरियाई, फैल्सिफेरम, ओवले। सभी का अलग अलग क्या होता है, उद्भव काल होता है। अब देखिए मच्छर जो है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर, ये केवल वाहक का काम करता है, इन सभी को ढोकर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है। अब दूसरी बात यह है कि यह प्लाज्मोडियम का जो जीवन काल होता है, जीवन काल, प्लाज्मोडियम का जो जीवन काल होता है, 2 होस्ट में पूरा होता है। एक तो मच्छर के शरीर में इसका जीवन काल पूरा होता है, और दूसरा जीवन काल मनुष्य। तो मादा एनोफिलीज मच्छर का, प्लाज्मोडियम का जीवन काल 2 होस्ट, ये क्या है, होस्ट, 2 होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, जिसके पास पर रहता है उसे होस्ट कहते हैं या परजीवी कहते हैं। तो 2 होस्ट में पूरा होता है, मनुष्य और मच्छर। समझे ना। अब हम लोग जानेंगे मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो किस प्रकार हम लोग में लक्षण प्रकट होने लगता है और किस प्रकार से हम इसका इलाज कर सकते हैं, ये जानेंगे। बहरहाल इतना तो समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग समझेंगे कि मादा एनोफिलीज एनोफिल भी लिखा जाता है। एनोफिल मच्छर के लार ग्रंथि, इसमें लार ग्रंथि में बड़ी संख्या में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। पहली बात। दूसरी बात, जब ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में एंटर करता है, मनुष्य के शरीर में इंटर जब करता है तो आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिका, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, रप्चर करने लगता है। लाल रक्त कोशिकाओं को रप्चर यानी तोड़ने लगता है, विखंडित कर देता है। क्या कर देता है, विखंडित कर देता है। अब विखंडित कर देता है
कौन विखंडित करता है? प्लाज्मोडियम। विखंड किसको विखंडित करता है? आरबीसी। अब आरबीसी के पास पहुंचता कैसे प्लाज्मोडियम? तो रक्त परिसंचरण के द्वारा ब्लड हमारे एक जगह रुकता नहीं ना बॉडी में, तो ये ब्लड जो होता है हमारे पूरे बॉडी में पंप करता है, तो रक्त परिसंचरण यानी सर्कुलेशन के द्वारा जो प्लाज्मोडियम जो होता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड में क्या हो जाता है? स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है और वहां पे मल्टीप्लाई करता है। आपको बताए होंगे पिछले वीडियो में भी कि कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में इंटर करता है, कोई भी रोग कारक बॉडी में इंटर करता है तो अपनी संख्या बढ़ाता है यानी मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई करते हुए ब्लड में अपनी संख्या प्लाज्मोडियम क्या करता है? बढ़ा लेता है। और ब्लड में संख्या बढ़ाने के बाद हमारे आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को क्या करने लगता है? रप्चर करने लगता है, तोड़ने लगता है, विखंडित करने लगता है, जिससे एक विषैला पदार्थ यानी पॉइजनस विषैला पदार्थ यानी कि पॉइजनस मटेरियल का निर्माण करता है और उस पॉइजनस मटेरियल का नाम होता है हीमोज्वाइन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइन नाम का विषैला पदार्थ का निर्माण करता है और ये हीमोज्वाइन नाम का विषैला पदार्थ जो होता है, इसी के कारण हर कुछ अंतराल के बाद, हर कुछ घंटों के बाद कपकपी के साथ बुखार आता है। कपकपी के साथ क्या आता है? बुखार आता है। यानी खूब ज्यादा ठंडी लगेगा और फीवर, आपको हाई फीवर होगा। इतना फीवर होगा 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक रहेगा। 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा। किसके कारण? हीमोज्वाइन नाम का रासायनिक पदार्थ यानी विषैले पदार्थ बन जाने के कारण। ये हीमोज्वाइन नाम का विषैला पदार्थ क्यों बनता है? जो प्रोटोजोआ होता है आरबीसी को क्या कर देता है? रप्चर करने लगता है, तोड़ने लगता है। तो ये हुआ किस तरह से शरीर में अपना काम कर रहा है। अब इसके लक्षण क्या है? तो ये समझ चुके होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद लक्षण सिम्टम देखते हैं और इलाज मेडिसिन के बारे में जानेंगे। चलिए कॉपी कीजिए, कर लिया स्क्रीनशॉट। अब इसका हम लोग लक्षण देखेंगे, लक्षण या सिम्टम देखेंगे। सिम्टम मलेरिया का क्या है? तो मलेरिया का जनरल सिम्टम सब लोग जानते हैं कि कपकपी के साथ बुखार आएगा, हाई फीवर आएगा। कपकपी यानी कि चिल होगा, काफी ज्यादा ठंडी लगेगी। कपकपी के साथ बुखार क्या आएगा? कपकपी के साथ बुखार। ये मलेरिया का सबसे कॉमन डिजीज है, सॉरी कॉमन सिम्टम है, ये लक्षण है। मतलब ये इस डिजीज में होना ही होना है। दूसरा सिम्टम है कि सिर दर्द होगा, जनरल सिम्टम है, मैक्सिमम बीमारी का ये सिम्टम है। सिर दर्द यानी हेडेक, और बॉडी में भी पेन होगा यानी शरीर दर्द भी बोल सकते हैं, शरीर में दर्द होगा, ये होना ही मलेरिया का सिम्टम है। और दूसरी बात, अभी आप लोग देखें कि आरबीसी को मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम जाके तोड़ दे रहा है, भोजपुरी में जाके तोड़ देता है यानी कि रप्चर कर देता है। तो जब आरबीसी की संख्या, आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगा घटेगा। 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का, 120 दिन के बाद वो अपने आप टूटना ही है, फिर नया आरबीसी बनेगा। लेकिन ये तो जाके बीच बीच में ऐसा ही ब्रेक कर रहा है, तो वही आरबीसी टूटता है तो जहरवा बनता है जिससे बुखार होता है। तो आरबीसी को जब रप्चर करेगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी घटेगी? तो पैर अगर टूट गए तो पैर की संख्या तो बढ़ेगी घट गया। तो आरबीसी जब रप्चर करता है, टूटता है, तो आरबीसी की संख्या क्या होगी? घटेगी ना। आरबीसी की संख्या क्या होगी? घटने लगती है, घटने लगती है। आरबीसी की संख्या जब घटने लगेगी तो आपको रक्त छेड़ता, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं रक्त की कमी होगी यानी एनीमिया आपको हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया होने का चांस रहता है, यानी ब्लड की कमी। अब ब्लड की कमी मतलब कमजोरी, उसमें हीमोग्लोबिन की भी संख्या कमी होने लगेगी और ज्यादा दिन तक अच्छा से अगर इलाज नहीं कराने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आरबीसी का क्या है? अब देखिए ध्यान से, आरबीसी जब मरता है, जो मनुष्य मरता है तो मुर्घटान में जाता है ना, तो कब्रिस्तान में जाता है। तो आरबीसी मरता है तो ये भी कहीं मुर्घटिया में जाता होगा ना। तो आरबीसी का जो मुर्घटिया होता है उसको प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं।
प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो जब आरबीसी मरता है, खत्म होता है 120 दिन पर, तब वो स्प्लीन प्लीहा में जाता है। अब बीच में कोनो मुंगा दिए तब वो प्लीहा में जाता है। बूढ़ा आदमी मरे तो वो मुर्गटिया में जाता है, और जवान आदमी मरे तब वो मुर्गटिया में। तो आरबीसी बुढ़ापा में मरे, 120 दिन बाद मरे, चाहे पहले ही मरे, प्लीहा में जाता है। कहाँ जाता है? प्लीहा में। तो प्लीहा को कहता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का शमशान या कब्रिस्तान बोला जाता है। तो प्लीहा में बहुत ज्यादा जल्दी आरबीसी क्या होगा? खत्म होगा, टूटेगा, मरेगा। तो प्लीहा में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, यानी प्लीहा में आरबीसी ज्यादा जाएगा। तो प्लीहा का आकार जो होता है बढ़ जाता है, मुर्गटिया का आकार बढ़ जाता है। आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे देख रहा है अभी कोरोना काल में लोग ज्यादा मर रहे, तो मुर्गटिया में ज्यादा लोग की संख्या बढ़ गई, मुर्गटिया का साइज बढ़ाना पड़ रहा है। इसी तरह आरबीसी ज्यादा मरेगा तो प्लीहा का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। सब मर के किसमें जाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन में जाता है। तो प्लीहा का साइज क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो ये था क्या? लक्षण। अब इसका हम लोग क्या जानेंगे? प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसका उपचार कैसे करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए और प्रिवेंशन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रिवेंशन यानी रोकथाम। रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन, बचाव कैसे करेंगे? प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन देखिए, सबसे पहले बात समझिए प्रिवेंशन कैसे। तो मच्छर को घर के आसपास पनपने से रोकना है। तो मच्छरों को घर के आसपास पनपने से रोकने के लिए डीडीटी का छिड़काव कराना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव। और जलाशय में केरोसिन तेल, जलाशय में केरोसिन का तेल, आसपास जो जलाशय है जिसमें पानी जम जाता है बरसात के दिनों में, उसमें केरोसिन तेल का छिड़काव करेंगे तो मच्छर का जो लार्वा होता है, वो मच्छर का लार्वा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, मर जाता है। इसके अलावा आसपास के तालाबों में क्या करेंगे? पास के जलाशयों में मछली, गैम्बूसिया मछली, कौन मछली? गैम्बूसिया मछली और बतख इत्यादि बतख को का पालन करना चाहिए। क्या करते हैं? मच्छर के लार्वा को क्या करते हैं? खा जाते हैं, जिससे मच्छर की संख्या नहीं बढ़ेगी और मलेरिया फैलने का चांस कम हो जाता है। उसके बाद अपने घर के खिड़कियों पर जाली, घरों की खिड़कियों पर क्या लगाना चाहिए? तारों की जाली जो होती है, तार की जाली लगाना चाहिए, मेष लगाना चाहिए। और सोने के लिए हम लोग को मच्छरदानी, या मच्छरदानी तो काफ़ी अच्छा चीज़ होता है, ये नेचुरल चीज़ है, इसमें ज़्यादा भी कुछ नहीं है। इसके अलावा क्रीम आ गया है आजकल, क्या आ गया है? क्रीम आ गया है। और भी बहुत सारे केमिकल वाले मस्कीटो आ गए हैं, जिसको हम लोग सोने के समय उपयोग कर सकते हैं। बॉडी में क्रीम लगा के तो मच्छर नहीं कटेगा, इस तरह के क्रीम, मस्कीटो क्रीम आ चुका है। तो इस सब का प्रयोग करके हम लोग बच सकते हैं। अब इसकी मेडिसिन की जहाँ तक बात करें, मलेरिया की मेडिसिन यानी दवाई की बात करें, तो इसको हटा देते हैं। मलेरिया की मेडिसिन, तो मलेरिया की मेडिसिन जो है क्विनिन नाम का, कौन नाम का मेडिसिन? कुनैन, यानी क्विनिन या कुनैन नाम का मेडिसिन जो होता है, इसका प्रयोग, ये बहुत पुराना मलेरिया का दवा है यानी औषधि है। और ये सिनकोना नाम के वृक्ष, कौन नाम के वृक्ष? सिनकोना, सिनकोना नाम के वृक्ष के छाल से, सिनकोना नाम के वृक्ष के छाल से यह मेडिसिन बनाया जाता है, कुनैन मेडिसिन, यानी कि यह नेचुरल मेडिसिन है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन आ गया है, क्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन, एक आता है पैराक्विनिन, पैराक्विनिन, उसके बाद है पेंटाक्विनिन, एक और है बेसोक्विनिन, कौन क्विनिन? बेसोक्विनिन। तो ये जो है मलेरिया में उपयोग होने वाले ये कृत्रिम यानी कि मनुष्य के द्वारा कृत्रिम ये मेडिसिन है।
और ये तो नेचुरल किससे, सिंकोना नाम के वृक्ष के छाल से बनाया जाता है, कुनैन या क्विनिन। इसको क्विनिन भी लिख सकते हैं हिंदी में, किसी किसी बुक में क्विनिन भी लिखता है। तो क्विनिन या कुनैन जो सिंकोना नाम के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन है, क्लोरोक्विनिन, पैराक्विनिन, पेंटाक्विनिन और बेसोक्विनिन, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। लेकिन मलेरिया से बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हम लोग पहले ही बचें। डीडीटी, केरोसिन तेल, डीडीटी का छिड़काव जलाशयों में आसपास के करें। केरोसिन तेल भी डाल सकते हैं। मच्छर के लार्वा नहीं, यानी उसके अंडे नहीं पनपेंगे। मच्छर के लार्वा को अंडा कहा जाता है, अंडा को लार्वा कहा जाता है। और देखिए मछली जो है उसमें ऐसी मछली पाले जो मच्छर के लार्वा खा जाए, जैसे मेंढक भी उसमें होगा तो मच्छर के लार्वा खा जाए। गंगूसिया नाम की मछली होती है, बतख जो है, इसका पालन करना चाहिए उस पानी में। और घरों के जो खिड़कियां होता है, दरवाजे होते हैं, जाली यानी कि तार के जाली से उसको कवर कर देना चाहिए। और रात को सोते वक्त मस्कीटो क्रीम या मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। ये मच्छर से बचाव है, मच्छर से बचाव के लिए। और इसकी मेडिसिन है क्विनिन, जो सिंकोना नाम के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्लोरोक्विनिन, पैराक्विनिन, पेंटाक्विनिन और बेसोक्विनिन, इसके अलावा भी और कुछ मेडिसिन होते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, एक और फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम नाम का जो था प्लाज्मोडियम, ये बहुत खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक यानी डेंजर मलेरिया वाला जो प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम है, फैल्सीपेरम। इससे दिमागी मतलब मस्तिष्क में बुखार भी हो जाता है और अच्छा से इलाज नहीं मलेरिया का हो, खासतौर से फैल्सीपेरम वाला मलेरिया का। चार था ना जी, तो फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक। क्वेश्चन पूछता है कि 4 प्रकार के था वो, प्लाज्मोडियम आइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवले। तो सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। अगर इलाज समय पे नहीं हो तो प्राणघात हो सकता है, यानी कि मृत्यु हो सकती है। राम नाम सत्यम घटानुपुर भी हो सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, सभी को इसके बारे में जानकारी और अवगत होना चाहिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।